अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, महकमा सेहत सिंध की अगर बात की जाए तो उनसे जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं वो तो ठीक से चलाई नहीं जा रही, लेकिन वो लगे हुए हैं KMC के पीछे, लगे हुए हैं कराची के हेल्थ के इदारों के पीछे, और उनको भी वो लेना चाहते हैं और सिंध गवर्नमेंट के अंडर में करना चाहते हैं। हुकूमत सिंध की संजीदगी का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नर्सेस यंग नर्सेस एसोसिएशन की अपील पर बड़ी तादाद में नर्सेस कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे एहतजाज कर रहे हैं और आज उनके एहतजाज का 7वां रोज़ हो गया है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कोई फिक्र नहीं है और उनके मसाइल हल करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनके पास सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग गए थे कुछ दिन के बाद ही, लेकिन जब उन्होंने मुतालबात सुने और उसके बाद फिर वापस गए तो पलट कर नहीं आए। YNA ने उन्हें अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर मंडे के दिन आज सुबह 11 बजे तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो वो 1 बजे वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे और वो अब से थोड़ी देर बाद मार्च शुरू करने वाले हैं। यंग नर्सेज एसोसिएशन ना सिर्फ कराची में एहतजाज करी है बल्कि इसके अलावा अंदरूनी सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं और वहाँ जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी नर्सेज एहतजाज पर हैं। कुछ वहीं अस्पतालों में ही एहतजाज कर रहे हैं। उसके अलावा आज के जो CM हाउस की तरफ मार्च होना है नर्सेज का, उसके लिए नर्सेज की एक बड़ी तादाद काफिलों की शक्ल में कराची के लिए भी रवाना हो चुकी है और वो यहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए और कुछ लोग रास्ते में हैं जो कि वहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ नर्सेज का एहतजाज है और दूसरी तरफ सोने पर सुहागा ये कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आज से एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो ये हो क्या रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में? क्या सिंध के जो अस्पताल हैं वो बंद कर दिए जाएं? नर्सेज भी एहतजाज पर हैं, डॉक्टर्स भी एहतजाज पर जा रहे हैं, तो फिर मरीज़ कहाँ जाएंगे? और नर्सेज के एहतजाज की वजह से नर्सेज ने ये पहले कहा था जर्नलिस्टों से बातचीत करते हुए कि हम अपना एहतजाज का दायरा कार नहीं बढ़ाएंगे ताकि मरीज़ों को मुश्किलात ना हों और सिर्फ वार्ड्स तक ही एहतजाज जो है वो रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सूरत हाल अब ये हो गई है कि वार्ड्स में तो नर्सेज का एहतजाज है ही, बाइकआउट है ही, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी मुतासर हो रही हैं और इमरजेंसी में भी नर्सेज की कमी पैदा हो गई है। ख़ासतौर पे जो ICUs हैं उसमें भी नर्सेज की कमी पैदा हो गई है और कई एक अस्पतालों ने इमरजेंसी में भी मरीजों को लेने से मना कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है कराची का, वहाँ की इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिक बच्चों को लेने से इनकार कर दिया है और वहाँ बच्चों को नहीं ले रहे हैं और उनका जो जवाज़ है वो ये जवाज़ पेश कर रहे हैं कि हमारे पास नर्सेज की हड़ताल है और हम देखभाल नहीं कर सकते हैं ज़्यादा बच्चों की। उसके साथ साथ कुछ बच्चों को ICU की ज़रूरत है तो वहाँ भी उनका यही जवाब है कि ICU में हमारे पास नर्सिंग केयर चूँकि मौजूद नहीं है और इसलिए हम बच्चों को नहीं ले सकते हैं। NICH से कई बच्चे रेफ़र होकर सिविल अस्पताल में गए जहाँ सिविल अस्पताल में बच्चों की इमरजेंसी जो कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के तहत चल रही है, NICH में भी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इमरजेंसी है और सिविल अस्पताल में भी। जब सिविल अस्पताल में वहाँ पर कई बच्चे गए हैं तो सिविल अस्पताल में भी CLF के जो स्टाफ है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी कई सिक बच्चों को लेने से मना कर दिया और इनकार कर दिया उन्होंने। और वहाँ पर भी बच्चे वेटिंग पर रहे हैं, एम्बुलेंसेज में बच्चे रहे हैं और एम्बुलेंसेज में भी कब तक रहेंगे, कितने घंटे रहेंगे, वहाँ भी क्या सूरत हाल होगी, उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये जो शिकायत हैं ये शिकायत कल रात से काफ़ी बड़ी हैं। कल शाम से भी कुछ शिकायत आ रही थी लेकिन रात में इन शिकायत में इजाफा हुआ है और ये शिकायत बढ़ गई हैं। तो आम मरीज़ कहाँ जाएगा? तो सिंध हुकूमत के जो दावे हैं वो कहाँ हैं? हुकूमत सिंध जो कि कहती है कि जी हम सेहत का हमारे पास बेहतरीन निज़ाम है और उनके पास जब पूछा जाए, अभी ब्रीफिंग हुई थी से नासिर हुसैन शाह की और सईद गनी साहब की, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई आपके जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उनका तो ख़ुद अपना बुरा हाल है और आप उन्हें भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो आप KMC के जो हेल्थ के इदारे हैं, हेल्थ के अस्पताल हैं, आप उन्हें क्यों लेना चाहते हैं? तो वो उनके पास एक दो ही मिसालें मौजूद होती हैं और कहते हैं देखिए ना हम SIUT कितना अच्छा है, NICVD कितना अच्छा है, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि NICVD में करप्शन की कहानियाँ भी बहुत लंबी हैं, बहुत तवील हैं, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो SIUT में भी डॉक्टर अदीब रिजवी साहब उसको चला रहे हैं, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ज़रूर करती है, लेकिन क्या वो बाकी जो सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं क्या उनसे बरी ज़िम्मा हो सकती है? हेल्थ डिपार्टमेंट क्या उनसे बरी ज़िम्मा हो सकता है? कराची जैसे शहर में इतनी बड़ी आबादी जो कि 3 करोड़ के करीब आबादी बताई जाती है, यहाँ पर कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में
सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वहाँ पर वो फुली फंक्शनल नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं जिनका बच्चा जो है वो कल शाम से कई घंटे तक वो उसे लेकर घूमते रहे हैं और उस बच्चे को इलाज नहीं मिल सका है। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पर? जी वालेकुम सलाम जी सर, शाहरुख बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा शाहरुख साहब, क्या हुआ है बच्चे को? आप जिस बच्चे के साथ थे उसका क्या मसला था और कब से आप लोग घूम रहे हैं और कहाँ इलाज मिला उसको? कल सर मगरिब के बाद से जो है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में वो कल से एडमिट था सुबह से। ठीक है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बस ये है कि उन्होंने ट्रीटमेंट की इमरजेंसी वार्ड के अंदर, बच्चा वार्ड में रखने के बाद उन्होंने कहा कि आईसीयू में शिफ्ट करना है इसको। आईसीयू उनके पास था ही नहीं मौजूद, खाली। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप इसको जिना ले जाएं, जिना हॉस्पिटल में ले जाएं। अब मैं वहाँ मगरिब के बाद से मैं जिना हॉस्पिटल इसको लेके गया हूँ, तो वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे उन्होंने वेटिंग पे बिठाया। कोई आके देख नहीं रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। इमरजेंसी वार्ड जिना अस्पताल से मुराद एनआईसीएच है आपकी, जो बच्चों का अस्पताल है एनआईसीएच? जी जी सर, जिना से पहले, जिना हॉस्पिटल से बिल्कुल पहले। जी जी। और तो बच्चे की उम्र क्या है बच्चे की, और क्या मसला था बच्चे को? सर बच्चे की जो है वो तकरीबन बुखार 103 है, उसको नमूनिया हुआ है बच्चे को ना। और क्या उम्र क्या है बच्चे की? 2 साल। अच्छा ठीक है, तो वहां आप 2 घंटे आप इंतजार करते रहे, फिर क्या हुआ? 2 घंटे इंतजार किया। हमारे एम्बुलेंस वालों ने बाकी उनसे रिक्वेस्ट की, उनके डॉक्टरों से, तो उन्होंने यही बात बोली कि हमारा स्टाफ जो है अभी स्ट्राइक पर है, हमारे पास आईसीयू में स्पेस नहीं है, आप इसको जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। सर प्राइवेट में अगर ले जाना होता तो डायरेक्टली ले जाते, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वहां से आप कहाँ गए एनआईसीएच से बच्चे? फिर वहां से हम लोग तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जो है हम उनको वहां से शिफ्ट करके सिविल हॉस्पिटल लेके गए। सिविल हॉस्पिटल में भी उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, अमन एम्बुलेंस वालों ने काफी कोऑपरेट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि बच्चे की इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत आउट हुई हुई है इसकी ना, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी उसको फौरन से आईसीयू शिफ्ट करना है। तो इस वजह से जो उन्होंने भी फौरन इमरजेंसी में ही उसको ऑक्सीजन लगा के दे दिया है, और आईसीयू उनके पास भी नहीं है। उन्होंने भी यही बोला एंड में कि तकरीबन 4 घंटे बाद रात को 2 बजे उन्होंने ये कहा कि आप इसको शिफ्ट कर दें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो 2 बजे से अभी तक के उन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास अब तक जरूरत नहीं है कि आईसीयू, अभी तक स्पेस नहीं है हमारे पास। और उन्होंने भी शुरू में बच्चे को लेने से इनकार कर दिया और बाद में मिन्नत सबायत के बाद उन्होंने उसका इलाज शुरू किया? जी 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 जी, उनकी बड़ी मिन्नतें की। इवन के एम्बुलेंस वालों ने बड़ी मिन्नतें की कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास छोटा सिलेंडर होता है जिसमें हमारे तकरीबन 500 या 200 mg गैस होती है, पता नहीं समथिंग क्या होती है, मुझे तो सही से पता भी नहीं है। तो उनकी रिक्वेस्ट के बाद आप बच्चा वहीं है अब सिविल अस्पताल में? जी सिविल हॉस्पिटल में है, पर वो सिविल वाले भी अब इसको डिस्चार्ज कर चुके हैं और कहा है कि अब आप इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं आईसीयू में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एक पेशेंट के अटेंडेंट की, और देखें कितनी परेशानी का आलम है। छोटे बच्चे होते हैं और मासूम बच्चे होते हैं, जो वालिदैन तो उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सरकारी अस्पताल में जाकर भी उन्हें वहीं से भी यही मशवरा दिया जा रहा है कि जी आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं और वहां जाकर इलाज करवाएं। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस इशू पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे यंग नर्स एसोसिएशन के एहतजाज की। यंग नर्स एसोसिएशन कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रही है और नर्सेज की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। सुबह से मैंने भी देखा था वहाँ पर, और उन्होंने सीएम हाउस की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। यंग नर्सेज एसोसिएशन के जो सदर हैं सिंध के, एजाज क्लेरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था लाइव, लेकिन वो आई थिंक के उसको मार्च को लीड कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और यंग डॉक्टर्स ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है अचानक से, और उन्होंने भी आज से ही एहतजाज शुरू कर दिया है और अस्पतालों में बायकॉट शुरू कर दिया है, काम छोड़ दिया है उन्होंने। और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो हम उनसे बात करते हैं कि वो क्यों एहतजाज पर हैं। और उसके साथ साथ हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। हम डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें ज्वाइन कर लें और हम उनसे भी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो जान सकें। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला रिंद साहब ने, और अब्दुल्ला रिंद साहब हैं सरपरस्त आला यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम रिंद साहब। जी जी वालेकुम सलाम। जनाब अमानुल्लाह रिंद साहब, ये बताइए कि अब नर्सेज का जो है वो प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल है अंदरूनी सिंध में, और आप क्या हैदराबाद में मौजूद हैं या आप कराची में हैं? जी जी हैदराबाद। अच्छा, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है यंग नर्सेज के प्रोटेस्ट की?
भाई मेरे यहाँ पे तो हम एक हफ्ता होने वाला है करीब, तो हम कराची में प्रेस क्लब पे हमारे जो है वो बैठे हैं, YNA के लीडर्स भी बैठे हैं, हमारे मेंबर भी बैठे हैं, और यहाँ पे तो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो तीनों शिफ्टों के अंदर काम बंद है, और हमारे जायज मुतालबात के लिए हम बैठे हैं कि हमारे जायज मुतालबात जो है वो मंजूर किए जाएं। 2019 से यह सिलसिला वायदा किया हुआ गवर्नमेंट का, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या आपके मेन मुतालबात हैं, क्या बड़े बड़े हमारा मुताबिक सबसे पहला तो ये हमारा कि 4 टियर फार्मूला जो है वो प्रमोशन पॉलिसी का और पीरियडेशन वाला, और प्लस रिक्रूटमेंट रूल्स उसके बन गए हैं, मगर वो फाइल जो है वो सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बंद पड़ी है, वो उसका नोटिफिकेशन फिल फॉर जारी किया जाए। और जो दूसरा जो हमारा एजेंडा है वो रेगुलराइजेशन ऑफ द कोविड जो है 19 जो रेंडर बेसिस की स्टाफ नर्सेज को लिया गया था, जिन्होंने थ्योरी पास की हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, और उनको जो है वो रेगुलर किया जाए, और उनकी सैलरी जो है वो रेंडर बेस पे रुके हुए वो भी रिलीज किए जाए। और दूसरा ये है कि तीसरा जो 2019 के अंदर जो सब कमेटी जो बनी थी फाइनेंस की प्रोविंशियल कैबिनेट के अंदर, जिसके अंदर ये तय हुआ था कि उसके अंदर हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो है नर्सेज को दिया जाएगा, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, उसको फिल फोर जो है वो रिलीज किया जाए। और तीसरा जो हम कह रहे थे कि जहाँ पे मेडिकल केंद्र के अंदर की जो है वो एडिशन बिल्कुल नहीं है, जो पॉलिसी बन रहे होते हैं उसमें उसको ऐड किया जाए। और दूसरा जो हम कहते हैं कि जो हमारे सीटें सिंध के अंदर पूरी खाली पड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर से लेकर कंट्रोलर तक, डायरेक्टर की सीट भी खाली पड़ी है, डिप्टी की भी खाली पड़ी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो एडिशनल चार्ज दिया गया है मैडम खैरुनिसा को, और कंट्रोलर की पोजीशन भी खाली पड़ी है, डिप्टी की भी खाली पड़ी है। ये सारी चीजें फिल जो हम कहते हैं कि इनको फिल किया जाए। और दुनिया के जो कहते हैं एटलीस्ट जो है वो इतनी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो जरूरत है स्टाफ नर्सेज की, कम से कम जो हम कहते हैं कि 10,000 पोस्टें जो है वो क्रिएट करके और उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है उन सीट्स को फिल किया जाए। और एक एजेंडा में ये बात यह है कि JPMC और NICH हॉस्पिटल की जो नर्सेज की ऑडिट जो कॉपी है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, और वो रिलीज किया जाए अर्जेंट बेसिस के ऊपर। और तीसरा जो हम कह रहे हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ नर्सेज जो काम कर रही होती हैं उनको मेस अलाउंस और ड्रेस अलाउंस जो है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जो सबके अंदर पूरे सिंध के अंदर मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। ये हमारे जायज मुतालबात हैं, इस बेसिस के ऊपर हम एहतजाज पे बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए अमानुल्लाह, इन सब के सिंध गवर्नमेंट तो बड़े दावे करती है कि वो बड़ा उसको ख्याल है और सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है और हेल्थ में सिंध बहुत आगे है, तो ये फिर आप लोगों के मुतालबात पर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? अब यही तो बात है ना, हमारे साथ जो 2019 के अंदर उनका पैक्ट हुआ था कि हम आपको इमीडिएटली ये सारी चीजें, जो हमारा प्रोटेस्ट कम से कम 15 दिन चला था, उनमें ये इन्होंने हमारे साथ इन राइटिंग में सारी चीजें की थी। और उसके बाद 2019 से लेकर अभी 21 खत्म हो रहा है, उसके ऊपर किसी की बात के ऊपर जो अमल नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुतालबा हमारा है कि ये सर्विस स्ट्रक्चर जो हम कह रहे हैं 4 टियर फार्मूला के तहत जो स्टाफ नर्स अपॉइंट हो रही होते हैं और उसी ग्रेड के अंदर जो है वो रिटायर हो रही होती है, और सबको जो है ये मिल चुका है प्रमोशन, नहीं है तो सिर्फ नर्सेज के ऊपर नहीं है। तो हम ये कह रहे थे सबसे पहले जो है इसको अलॉट किया जाए। अच्छा, ये बताइए रिन साहब, वहाँ तो DG हेल्थ का ऑफिस है, DG साहब वहीं बैठते हैं, तो वहाँ आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, DG साहब को तो फुर्सत ही नहीं है ना कि वो DG साहब इन मामला के ऊपर फोकस करे या नर्सेज के साथ उसके मामला को सुने। आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे और ना उन्होंने सहमत की आपसे राब्ता करने की? हमारे रास्ते करने की हमने कोशिश की, हमारे जो है वो कैबिनेट के लोग भी गए हैं, मगर मुलाकात नहीं हो सकी उनसे, और न ही उन्होंने अपने तरफ से की, क्योंकि हम एहतजाज में यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हैं वो वहीं पे हमारे लोग बैठे हैं एहतजाज करके, और तीनों शिफ्टों के अंदर जो है वो हॉस्पिटल का काम सफर कर रहा होता है। बुनियादी तौर पर हमें शौक नहीं है, मगर यह कि हकूक के लिए हम बात कर रहे होते हैं कि जायज मुतालबात है, कोई नाजायज बात इसमें नहीं है जिसके लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अभी तक एक्शन नहीं ले रही है। उसके अंदर ये हल करना चाहिए, हमारे मुतालबात जायज है और इनको फिल फोर हल किया जाए। मतलब वो कहते हैं ठीक है आप एहतजाज करें तो आपकी मर्जी, आप करते रहें, मतलब हम जो कर रहे हैं बस वही करते रहेंगे। बस वो मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कराची के अंदर जो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग आ रहे होते हैं और वो बात करके जाते हैं। हम कहते हैं भाई जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और जब तक हम यहाँ से नहीं उठे, क्योंकि हम पहले 2-3 मरतबा इनके कहने पे और इनके वायदों के ऊपर एतमाद करके उठे हैं, मगर उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया, और इस मरतबा हम नहीं उठेंगे जब तक ये मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे और इन राइटिंग के अंदर नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा, तब तक जो है नर्सेज एहतजाज पे ही रहेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमानुल्लाह रिंद साहब, सरपरस्त आला YNS सिंध, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उमर सुल्तान ने, जो कि चेयरमैन है यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध के। हम उनसे पूछते हैं। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब हमारे साथ हैं? जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, ये बताइए कि यंग नर्सेस तो पहले ही एहतजाज पर हैं, आज 7वां दिन है, आज प्रेस क्लब पे एहतजाज है, अस्पतालों में वार्ड्स का उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, और ऊपर से फिर आप लोगों ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है, तो फिर मरीज कहाँ जाएंगे? क्यों आप लोग एहतजाज कर रहे हैं अभी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने का। तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज पे जाएं। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिशियल की है कि वो जो जेन्युइन डिमांड्स हैं डॉक्टर नर्सेस की, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। पिछले 6 मंथ से, 1 साल से इनकी ये रूटीन थी, जिसकी वजह से मसले हल नहीं हुए। हमने 3 दिन तक टोकन बाइकआउट रखा, प्रोटेस्ट रखा कि चले पेशेंट सफर ना करें, पेशेंट एंटरटेन होते रहें, लेकिन हेल्थ ऑफिशियल्स की सर पे जून तक नहीं रहेगी और मसले जू पे तू रहे हैं, और अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। हम अभी भी नहीं चाहते कि पेशेंट सफर करें। हमारा मौक़िफ़ दो टोक है कि भाई आप नहीं चाहते पेशेंट सफर करें, लेकिन की तरफ से जो है वो कोई जो है मसले को हल करने के लिए कोई भी बात सामने नहीं आई अभी तक, और किसी ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। हमारे भी कोई जेन्युइन डिमांड्स हैं कि डेपुटेशन पॉलिसी, सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए, हमारे पीजीज के एरियाज का जो मामला है वो पूरा अदा किया जाए, हेल्थ अलाउंस का परमिट किया जाए, और जो कोविड डॉक्टर्स है उनको परमिट किया जाए, और जेपीएमसी में जो 11% रिडक्शन दी हुई हमारे यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनको ट्रांसफर किया जाए। तो हमारी बिल्कुल सिंपल मुतालबात हैं जिन पे जो हेल्थ ऑफिशियल्स, हेल्थ सेक्रेटरी के डोमेन में है और बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। लेकिन हमारी समझ से बलातर है, पता नहीं वो खुद चाहते हैं कि हम बाइकआउट करके तो मसले सुने जाएंगे, तो मसले हल होंगे, लेकिन अभी तक जो है वो एक्टिविटी जो है अभी तक उनकी तरफ से नहीं देखने को मिली। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपके ये सारे मुतालबात अगर 100% चलें, जेन्युइन भी हों, मान लिया जाए इस बात को, गवर्नमेंट एक तरफ है वो उस पर तवज्जो नहीं दे रही, तो अब मरीज कहाँ जाएंगे ये तो बता दें। कहाँ जाए मरीज? प्राइवेट अस्पताल में जाएं? आप यंग डॉक्टर हैं, प्राइवेट अस्पताल में तो आप लोग भी स्ट्राइक नहीं करते ना? आपने सिर्फ ओपीडी का बाइकआउट किया है, इमरजेंसी में सीरियस मरीज जो है वो देखे जा रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर ओपीडी भी चल रही है, वार्ड्स के अंदर पेशेंट एडमिटेड है, हमारे यंग डॉक्टर हाउस अफसर पीजी जो है वो पेशेंट को सर्व नर्सेज मौजूद नहीं है वार्ड्स के अंदर, उसके बावजूद उनका काम भी हमारे हाउस अफसर पीजी पर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि सरकारी अस्पतालों में तो आए दिन एहतजाज हो ही जाता है, ये प्राइवेट जो अस्पताल हैं वहाँ क्या डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा सहूलतें मिल रही हैं, बहुत मजे हैं उनके वहाँ पे? वहाँ तो कभी एहतजाज करने में देखने में नहीं आया हमें। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सरकार में तो आए दिन एहतजाज नजर आता है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, दीगर लोगों का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या वहां पर दूध की नहरें बह रही हैं, वहां डॉक्टर्स को और सबको बड़ी अच्छी सहूलतें मिल रही हैं कि वहां तो कभी एहतजाज किया नहीं उन्होंने? मेरे में डॉक्टर उमर साहब को आवाज नहीं जा रही है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं? जी जी, मैं लाइन हूँ, दोबारा बोली क्या कहा आपने? अख्तर भाई बीच में आवाज कट गई थी आपकी। जी, मैं रिपीट करता हूं, मैंने ये आपसे पूछा कि सरकार में तो एहतजाज हम देखते रहते हैं, होता रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या वहां दूध की नहरें बह रही होती हैं? क्या वहां बहुत अच्छी सहूलतें होती हैं? वहां क्यों नहीं एहतजाज करते कभी डॉक्टर्स? देखिए, वो उनका मामला है, वो वहां पे चूंकि ये हेल्थ और एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो हम जिनके एम्प्लॉयज हैं हम उन्हीं से एहतजाज करेंगे, उन्हीं से पेशेंट्स और डॉक्टर राइट्स की बात करेंगे, और अपने हकूक, हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, वहां पे अलग मसाइल हैं, वहां के लोग अपने अलग तरीके से डील करते हैं, वहां इस तरह के इश्यूज नहीं होते जो यहाँ फेस करने पड़ते हैं। तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो सिनेरियो वो डिफरेंट है, आप इनको दोनों का सम नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपका बस अल्टीमेटम क्या है आपका? आप कितना वेट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का? भाई हम 3 दिन तक ओपीडीज का बाइकआउट जारी रखेंगे, और अगर मसले हल नहीं होते तो आगे ओटीज का बाइकआउट भी करेंगे। हो सकता है कि हम प्रेस क्लब में जमा होकर अपने कोविड डॉक्टर और नर्सिंग के साथ जो है सीएमओ की तरफ मार्च भी करें। मतलब जुमेरात से आप लोगों का भी प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पर आ सकता है? जी जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और हमें अभी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब एजाज खलेरी ने, जो कि सदर हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, क्या सूरत हाल है वहां पर अब आपके मार्च की और धरने की? सर, सूरत हाल ये है कि मार्च हमारा जो है वो इस वक्त सिंध असेंबली के सामने रोक दिया गया है। पुलिस ने जो है वो तशद्दुद किया है, हमारे लोगों के कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं, फीमेल्स के ऊपर हाथ उठाया है,
और नर्सेज जो है बड़ी मुश्किल हुई हैं, क्योंकि हम 7 दिन से पहले ही यहाँ पे धरने में बैठे हुए थे और पुरअमन धरना था हमारा, और आज भी हमारा पुरअमन धरना था। जिस तरीके से हमने मूव किया था, क्योंकि हुकूमत सो रही है, अब उसको हम जगाने जा रहे थे। सीएम हाउस का दरवाजा जो है वो नॉक करने जा रहे थे कि हम इतने दिनों से आपकी बहनें और भाई बैठे हुए हैं और अस्पताल जो है वो बंद पड़े हुए हैं, मरीज वहां पे दाखिल नहीं हो पा रहे, और जिसकी वजह से हमने उसको अघूर नींद से जो है उठाने की कोशिश करने के लिए हमने जब मूव किया तो हमारे ऊपर जो है वो पुलिस ने तशद्दुद किया है और हमें रोक रखा हुआ है। तो आप कराची प्रेस क्लब से आपने मूव किया है सिंध असेंबली की तरफ, आप पहुंचे? जी, हम जो है कराची प्रेस क्लब से मूव कर रहे थे सीएम हाउस की तरफ, तो पुलिस ने जो है हमें रोका है, 2 जगह पे रोका है। पहले जो है वो सीएनजी पंप के ऊपर रोका था, उसके बाद हमने जो है वो वहां से चीजें जो बैरियर थे वो तोड़ के हम आगे मूव हुए हैं। अब जो है मेन चौक पे, सिंध असेंबली के मेन चौक पे हमें रोका हुआ है। अच्छा, सही है। तो ये आप हेल्थ डिपार्टमेंट में से किसी ने अभी तक आपसे कोई रब्ता नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे पे जो है 2 एडिशनल सेक्रेटरी आए थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि जुम्मे के दिन हम आपको नोटिफिकेशन देंगे, मगर जुम्मा अनफॉर्चुनेटली गुजर चुका है और मंडे भी तकरीबन आधा दिन गुजर गया है। हमने ऐलान किया था सैटरडे वाले दिन कि हमें 12 बजे तक मंडे को नहीं मिले अगर नोटिफिकेशन तो हम आगे मूव करेंगे, और एज कमिटमेंट जो हमारी थी वो उस कमिटमेंट के तहत हमने जो है मूव किया है, और हम इस वक्त जो है सिंध असेंबली के सामने हैं। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या बस यहीं तक रुके रहेंगे? कोशिश करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो है वो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वाटर कैनन की गाड़ी भी पहुंच चुकी है यहाँ पे और पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स साथ में हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज कलेरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और नर्सेज जो हैं वो कराची प्रेस क्लब से मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है और आर्ट्स काउंसिल राउंड अबाउट पे जो सिंध असेंबली का भी कॉर्नर है वहां पर पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है और वहां वो मौजूद हैं। उनका ये इरादा है कि वो सीएम हाउस की तरफ मार्च करना चाहते हैं और वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर अभी रुके हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। देखें कि नर्सेज एहतजाज पर हैं पूरे सिंध में, सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही, पूरे सिंध में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नर्सेज एहतजाज पर हैं। उसके साथ साथ अभी आपने डॉक्टर उमर सुल्तान की गुफ्तगू भी सुनी। यंग डॉक्टर्स ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यंग डॉक्टर्स ने 3 दिन का फिलहाल अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, और उनका ये कहना है कि 3 दिन में अगर उनके मसाइल हल नहीं हुए तो फिर इसका मतलब है कि जुमेरात से वो भी सड़कों पर होंगे। तो ये कैसा निज़ाम हुकूमत है, ये हुकूमत सिंध क्या कर रही है और उसको कोई फिक्र है भी कि नहीं है? वैसे बड़े दावे करते हैं आवाम को सहूलतें देने के, तो ये कैसे होगा जब वहाँ काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, आप उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो वहाँ कैसे सर्व करेंगे? और आखिर में फिर होगा वही कि आम आवाम और जो आम मरीज है वही पिसेगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो मिनिस्टर्स हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपका तो इलाज भी फ्री है, आपकी तो सारी चीज़ें फ्री हैं, आपकी तो गाड़ियां हैं, आप तो प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हैं। आपके बच्चे को नज़ला जुकाम बुखार हो तो भी आप तो चले जाएंगे प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के लिए, लेकिन आम गरीब कहाँ जाए, आम मरीज कहाँ जाए? क्या आम मरीज का बच्चा जो है वो आईसीयू में प्राइवेट अस्पताल में कम से कम भी 4-5 हज़ार रुपये डेली का बर्दाश्त कर सकता है? या वो अपने बच्चों को खिलाए पिलाए, उनको पढ़ाए, या क्या क्या काम करे? ये गवर्नमेंट के सोचने की बात है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आपको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के हवाले से कुछ बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान की। नाज़रीन, ये देखने में आता है हमारे यहाँ हर वो इदारा जिसका जो डोमेन है और उसका बाकायदा एक्ट बना होता है या उसका जो कानून है वो अपने डोमेन में नहीं रहता, बल्कि अपने डोमेन से टांगें और हाथ अपने बाहर निकाल लेता है, हाथ पैर बाहर चले जाते हैं उसके, और वो ये समझता है कि शायद वो मुल्क की बहुत खिदमत कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे इदारों के जो सरबराहान हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी अपने आप को अक्ल कुल तस्वर करते हैं और वो कहते हैं कि बस जो हमने कह दिया वो पत्थर पर लकीर होगी, जो हमने कह दिया वही आइन है, वही कानून है, और वो कानून को भी रोनते हुए चले जाते हैं। अभी जो एक नया मसला है ड्रैप के साथ, और ड्रैप का जो नया एक्ट भी बनने वाला है और उसमें आ रहा है, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो हर्बल अद्वियात जो हैं वो उनको भी उसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है और उनको भी अद्वियात का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है और ये मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम नूर महर साहब, जो कि सदर हैं ड्रग लॉयर्स फोरम के। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी वालेकुम सलाम। नूर साहब, ये जरा समझाइए ये क्या मसला है ये अभी? ये जो पूरी दुनिया में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, खासतौर पे हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी, टीबी, कॉस्मेटोलॉजी, एक्सट्रैक्टेंट्स वगैरह, खासतौर पे ओटीसी इनको कहते हैं, ओवर द काउंटर, जिनके लिए डॉक्टर के नुस्खे की जरूरत नहीं होती।
पूरी दुनिया में इसका एक रेगुलेटरी स्टेटस है। अमेरिका में, यूरोप में जो है इसकी जो सिर्फ जो अमेरिका में जो है हर्बल अद्वियात के सिर्फ टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना वो सिर्फ मॉनिटर किए जाते हैं, उनको रजिस्टर तो नहीं किया जाता, लेकिन वो गाए बगाए कुछ कंपनियों के जो है ना इसमें कोई मुज़र असरात तो नहीं आ गए, कोई या ज्यादा स्टीरॉइड तो ज्यादा नहीं है, उसको देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टरों की एक नफ्सियात है कि जी ये हर्बल और ये वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी मल्टीनेशनल वगैरह, उन्होंने देखा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है इसमें काफी ग्रो कर रही है, तो उन पे भी उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन के कानून है, जो ड्रग एक्ट 1976 का कानून है, वो इस पे जो है लागू करना शुरू कर दिया, इसको भी ड्रग के तौर पे ट्रीट तो करना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी दोहरी जो मैं कहता हूँ मुनाफिकत जो है ना वो ये है कि ये इनको थेराप्यूटिक क्लेम, मतलब कि दवाई के इलाज का इजाजत नहीं देते, बल्कि उन्होंने एक लेटर जारी किया कि जो हर्बल होम्योपैथी अद्वियात हैं ये इलाज के लिए नहीं है, ये सप्लीमेंट है या जो है ना इसके से इलाज मुमकिन नहीं है, मतलब थेराप्यूटिक क्लेम नहीं करने देते। और खासतौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने और केपी के हेल्थ केयर कमीशन ने भी डॉक्टरों को हिदायतनामा जारी किया कि ये अपने नुस्खा पे जो ओटीसी या हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं ये ना लिखें। तो अब एक तो ये इस तरफ है, दूसरी तरफ जो है ड्रग अथॉरिटी जो है आए रोज जो है उनके ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट की वाली कंपनी है, जो हर्बल कंपनियां हैं, इन पे छापे मारती रहती हैं, इनको जलील करती रहती हैं। और हालांकि जो गवर्नमेंट लैब्स हैं उनके पास तो सहूलत ही नहीं है कि ये जो हर्बल अद्वियात हैं टेस्ट कैसे होंगी। लेकिन ड्रग अथॉरिटी जब अद्वियात की रजिस्ट्रेशन करती है, डोजेज जमा कराते हैं, उसमें सारे मेथड हर चीज देती है, लेकिन उसका जो डाटा है वो ना ड्रग लेबोरेटरीज के पास है कि कौन सी फॉर्म 7 की अद्विया रजिस्टर्ड हुई है, ना ही ड्रग इंस्पेक्टरों के पास उसका डाटा है। लेकिन इस चीज को लोकल इंडस्ट्री को जो है उस पर कदमे लगाने के लिए, उनको जलील और हरासा करने के लिए इस तरह के काम जो है वो ड्रग अथॉरिटी करती रहती है। लेकिन इनको चाहिए कि पहले अपनी जो लैब्स हैं उनको अपग्रेड करें, उनमें जो हर्बल अद्वियात की इंटरनेशनल आर्मी तौर पर लोकली जो डेवलप्ड मेथड है, मेथोडोलॉजीज हैं, उसको पहले डेवलप करें, फिर जो है इस कानून को चीजों को अमलदारी जो है वो करनी चाहिए, और पहले अपनी इंडस्ट्री को और इंस्पेक्टरों को अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आवे दावा बिगड़ा हुआ है सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री को, जो लोकल इंडस्ट्री है खासतौर पे, और हर्बल इंडस्ट्री है, उसको सिर्फ हरासा करने के लिए और लोग छोटे मैन्युफैक्चरर्स को जलील करने के लिए जो है इस तरह के कवानीन का सहारा लिया जाता है। नूर साहब ये बताइए कि ड्रैप में जो ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज इस हवाले से मौजूद है कि वो जो अल्टरनेट मेडिसिन है उसको वो कैसे जान सकते हैं? अगर कोई डॉक्टर भी है, इवन के एमबीबीएस डॉक्टर है, तो उसका क्या काम है हर्बल में और दूसरी चीजों में, उसको क्या पता कि उसमें क्या होता है? देखिए, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उसमें अगर एक डॉक्टर तजवीज नहीं करेगा कि भी आपको कैल्शियम की कमी है, आपको जो है फला विटामिन डी की कमी है, या बहुत सारे हर्ब्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, हमारे जो तिब्बी नुस्खे हैं वो आजमूदा हैं और वो इलाज के लिए सदियों से जो है वो हमारी इंडिजिनस है, मतलब हम तारीख इसकी रखते हैं। तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को रोका नहीं जा सकता कि अगर डॉक्टर के नुस्खे में ये भी लिखना चाहिए कि जी मरीज दही ना ले, अब दही भी एक लिहाज से दवा है, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ चीजों में जो है इंसाफ पसंदी होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को साथ उनको एतबार में लेके जो है ना ड्रग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इस तरह के खतूत जारी करे। चलें, डॉक्टर प्रेस्क्राइब तो कर सकता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब तो कर सकता है, वो लिख सकता है कि कैल्शियम में आपको क्या लेना चाहिए, या फ्लू है या नजर जुकाम में क्या लेना चाहिए। लेकिन जो ड्रैप जो बात कर रहा है और ड्रैप जो अपने पास उसको रजिस्ट्रेशन में या ड्रग्स के उसमें लेना चाह रहा है, तो क्या ड्रैप की क्या एक्सपर्टीज है इस हवाले से? देखें, ड्रैप की एक्सपर्टीज बहुत पुअर है, ड्रग इंस्पेक्टरों की वो ट्रेनिंग नहीं है, उनको बहुत सारी चीजों में उनके मेयारात का, इंटरनेशनल मेयारात का, इंटरनेशनल कवानीन का पता ही नहीं है। और खासतौर पे जो उन्होंने ड्रैप ने लेटर भी जारी किया था कि ओटीसी प्रोडक्ट्स जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये डॉक्टरों को रोकना मैं समझता हूँ कि ये बल्कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि बाज़ बुनियादी दवाएं जो हैं अगर डॉक्टर उसमें हिदायत देता है तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है उसमें बाज जो डॉक्टर हैं ड्रैप की पीछे जो है ना माइंड सेट ये था कि डॉक्टर जो है ना गैर जरूरी अद्वियात ना लिखें, लेकिन बहरहाल वो एक अलग से बहस है, वो अलग से एक चैप्टर है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए अद्वियात के बारे में। हर्बल इंडस्ट्री जो है हमारी पाकिस्तान में एलोपैथिक अद्वियात इतनी एक्सपोर्ट नहीं होती जितनी हर्बल
अद्वियात और होम्योपैथी अद्वियात जो है ना बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। तो पाकिस्तान की ड्रग अथॉरिटी को एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो हमें उन कवानीन का सहारा लेना चाहिए जो आलमी तौर पे मुरवज हैं, और ऐसे कवानीन जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है। देखिए हमारे मुकाबले में इंडिया जो है उनकी आयुर्वेदिक जो है वो दुनिया में बहुत ग्रो कर रही है, चाइनीज मेडिसिन ग्रो कर रही हैं। तो हमारे यहाँ जो हर्बल यूनानी अद्वियात हैं इसके बारे में हमारी कई सदियों की तारीख है, और इसमें तिब्ब नबवी के नुस्खे भी मौजूद हैं, और दीगर अद्वियात ऐसी हैं जिनके थेराप्यूटिक क्लेम्स जो हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। और हम हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो रेगुलर अथॉरिटी है वो इंडियन हर्बल फार्माकोपिया को तो मानती है, अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया को मानती है, ब्रिटिश हर्बल फार्मा को मानती है, लेकिन हमारी जो लोकल हर्बल फार्माकोपियाज हैं या असूल हैं या रिवायात हैं या ड्रग की जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है जैसे हमदर्द फार्माकोपिया है उसको पूरी तरह वो नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो खास तौर पे जो काम पहले हमारा हो चुका है और हम इसमें काफी स्कोप रखते हैं कि बाहर के मुल्कों में हम अपनी अद्वियात जो है एक्सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। तो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी बजाय के सपोर्ट करने के आए रोज जो है रोड अटकाती रहती है, और बल्कि जब कुछ हर्बल कंपनियां ड्रग अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट लाहौर जस्टिस आशा मलिक की कोर्ट में भी गए तो वहां पे भी जो है इस तरह की चीजें सामने आई। जस्टिस आशा मलिक के केस में ड्रैफ ने कहा कि 28,000 फाइलें जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मतलब ड्रैफ सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने के लिए भी नहीं बैठा, वो कहता है कि मेरे पास असासी कुव्वत नहीं है, असासी कुव्वत रखने की उनकी सलाहियत ही नहीं है। तो आप सिर्फ लोगों को और खासतौर पर छोटी कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरर एंड लोकल इंडस्ट्री को जो है जलील कर रहे हैं, और जलीलात की वजह से होता यह है कि जो दवाएं हैं हर्बल भी वो भी महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सही काम करने का मौका नहीं मिलता। और ड्रैग की जो है ना हर्बल अद्वियात के बारे में, मेडिकल डिवाइस के बारे में हमारे पास तो कोई लैब ही नहीं है। इसके बारे में जो है एक बिल्कुल वाज़ेह है, और NIH ने भी जो है इतने अर्से बाद एक लेटर जारी किया है कि वो मेथड जो है वो कंपनियों को ले, टेस्टिंग मेथड। मतलब कि पहले जो है बिल्कुल अंधेरा था और अभी इनको याद आया है, तो उसमें वो साथ मिलाएं और इस पे जामे पॉलिसी जो है आनी चाहिए। नूरमार साहब ये बताइए कि ये वैसे मरीज का ये हक है ना कि वो कौन सा जो तरीका इलाज है वो अपनाता है, चाहे वो तिब का तरीका अपनाए, होम्यो का अपनाए या जो है आयुर्वेदिक का अपनाए, ये तो मरीज का राइट है ना, तो इससे तो नहीं रोका जा सकता उसको। ये रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमारे मुल्क में जो बड़ी एलोपैथिक कंपनियां हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो जो छोटे हमारी जो है रवायती हमारा तरीका इलाज है या इस्लामी तिब है उसको भी रोकने के पर्दे पड़े हुए हैं, उनके लिए मसाइल दर मसाइल पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमदर्द पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गई है। हमदर्द इंडिया और बांग्लादेश जो है वो कोई 75 से ज्यादा मुल्कों में, बल्कि जो इंडिया है वो तकरीबन 122 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी आयुर्वेदिक और हर्बल अद्वियात। और उसके अलावा उनकी जो दूसरी बड़ी कंपनीज हैं वो $बिलियन में एक्सपोर्ट कर रही हैं। और हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और जो खासतौर पर ड्रैग के हुकाम अपनी नासमझी की वजह से और बाद मामलात में इंतहाई किस्म की जो उनकी कंपिटेंसी है वो पुअर होने की वजह से जो है सिर्फ अपने जो एक शोबा है हेल्थ का उसको तबाही के दहाने पर लेकर आए हैं, और इसमें बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल एलोपैथी की फरमाइश मौजूद है। नूरमार साहब ये तो देखने में आ ही रहा है कि जो ड्रैब के ऑफिशियल्स हैं वो भी अपनी जो लोकल फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री भी खासतौर पे और ऑल्टरनेट मेडिसिन की इंडस्ट्री भी उसे बैठाना चाहते हैं, उसका भट्टा बैठाना चाहते हैं, उसका पहिया बंद करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में रोल प्ले ना करें। तो ये उनको प्रमोट करने के बजाय ऐसे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये बताइए कि इनकी नेशनल काउंसिल जो अलग से बनी हुई है, नेशनल तिब काउंसिल है या नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, और जो और इस तरह के नेशनल काउंसिल्स हैं, उनका क्या रोल है इसमें? उसका रोल ड्रैब 2012 से पहले तो काफी हद तक मुस्बत था और वो एक्सपोर्ट में किरदार अदा कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे, जैसे बड़े इदारे हैं करची, हमदर्द और मरहबा और दीगर इदारों को, टॉप ट्रीटमेंट, TT हेल्थ केयर को और दूसरे इदारों को। लेकिन बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जब ड्रैब एक्ट आया है तो तिब काउंसिल जो है वो एक सिर्फ एक हुकूमती रजिस्ट्रेशन इदारे के तौर पे बन गई है। उनकी पॉलिसीज जो है वो इतनी मौसर नहीं रही और उन पे सिर्फ चंद एक तिब्बी इदारों का होल्ड है
और वो जो है सिर्फ जो ड्रग अथॉरिटी में एक मेंबर उनकी तरफ से एक आता है और वो जो है बजाय के प्रमोशन ऑफ टिब के लिए काम करता, वो सिर्फ इंस्पेक्टरों के रोब में रहता है और उनके साथ हाथ से हाँ मिलाता है, जिसमें अमली तौर पे जो हमारी टिब है वो अभी बजाय के फरोग पाने के वो तबाही के दाने पे खड़ी है। और पाकिस्तान में जो हर्बल इंडस्ट्री जो ग्रो करना चाहिए इतना इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, उसकी तरक्की जो है वो बिल्कुल खराब हालत में है। और इस पे जो है इमरान खान को इस पे नोटिस लेना चाहिए और अगर ये हालत रही तो हर्बल अद्वियात भी बहुत महंगी और नापैद हो जाएंगी। और जो एलोपैथिक अद्वियात वाले जो हैं वो अपनी मनमानी उन चीजों में तो कर रहे हैं एलोपैथिक में, तो उनको जो है बिना वजह जो है हर्बल अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जो है इस तरह की शर्तन जो है नहीं लगवानी चाहिए और ड्रैप को आला हुकाम को जो है इसके होश के नाखुन लेने चाहिए और जो है एक मुस्तकिल और ईमानदार सीओ ड्राइव जो है आना चाहिए। और ओटीसी में भी जो है खासतौर पे जो अच्छे हकीम हैं और अच्छे होम्योपैथ हैं उनको भी हिस्सा देना चाहिए और उनकी भी सुननी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स की। जी नूरमार साहब, ये बताइए कि रैब के सीईओ जो हैं आसिफ रऊफ साहब, वो भी एडहॉक पर लगते आ रहे हैं, फिर लग गए, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और रैब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अब जो नया एक्ट जो आ रहा है उसमें क्या चीजें बेहतर हैं, कुछ बेहतरी की उम्मीद है? बिल्कुल नहीं है। और जो फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो माफिया का किरदार अदा करती हैं। वो अपने या तो मुर्दा लोग या जो है जाली पीएचडी वाले लोग जो है अपने पैरोल पे लाती हैं, वो ये हुक्मरानी करते हैं और पीछे बैठ के जो अद्वियात एलोपैथिक है, देखें उनकी जो कीमतों का रिकॉर्ड वेबसाइट पे ना होना और अद्वियात की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड वेबसाइट पे ना होना और सूबों की भी ना एली जो है वो भी अपना नहीं करते, तो आए रोज दवाई कीमतें बढ़ रही हैं और वही जो कीमतें बढ़ा रहे हैं वही आसिफ रऊफ साहब जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने नाजायज काम लेते हैं। और आसिफ रऊफ साहब जो है वो खुद जो है 18वें ग्रेड के अफसर हैं, सीनियर ना होने के बावजूद जो है 3 माह की एक्सटेंशन जो है दी जा रही है और पिछले दिनों भी उनको जो है एक्सटेंशन की बात जो है हो रही है पॉलिसी बोर्ड के तहत। जी बहुत शुक्रिया आपका नूरमार साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू हुई है और आपने हमें समझाया कि ये मामला जो हैं कैसे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में लोगों को महफूज अद्वियात फराहम करे और उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर और जो अल्टरनेट मेडिसिन का सेक्टर है उसको भी देखे, रजिस्टर करे, उनको फैसिलिटेट करे, उनको प्रमोट करे। लेकिन हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं और शिकायत बहुत सारी आ रही हैं कि ड्रैप जो है वो कारोबार को बढ़ाने के बजाय उनका गला घोंट रही है, इंडस्ट्री को तबाह कर रही है और ख़ास तौर पर जब इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा निशाना बना रही है और अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। इस हवाले से वजारत सेहत को देखना होगा कि ड्रैप के ऑफिशियल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।